हाय एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इक्वल एजुकेशन पर। तो स्टूडेंट्स, आई एम अनुद्दीमान और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। तो आज इस वन शॉट वीडियो में हम लोग कंप्लीट कवर करेंगे चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जैसे हम लोग वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। करते हैं आज का चैप्टर, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। नाउ स्टूडेंट्स, आज का चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे और उसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में। तो स्टूडेंट्स, अगर हम लोग बात करें इस चैप्टर की स्ट्रक्चर ऑफ एटम की, तो स्टूडेंट इससे पहले आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा है दैट इज कॉल्ड द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो उस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था एटम के बारे में, और आज ये जो चैप्टर हम लोग कवर करने वाले हैं दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसमें हम लोग बात करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। मतलब एटम का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो कैसा है। तो इस चैप्टर में जो सबसे ज्यादा रोल प्ले किया गया है वो इन तीन साइंटिस्ट ने किया है, जिसमें सबसे पहले हमारे जे थॉमसन है, नेक्स्ट वन हमारे रदरफोर्ड है, एंड लास्ट वन हमारे जेम्स चैडविक है। तो स्टूडेंट, इन तीनों ने इंटरनल स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने में बहुत ज्यादा हेल्प की थी। क्लियर है? तो देखो बच्चों, यहाँ पे लिखा है बिफोर 19th century it was thought that atoms are indivisible, but later scientists find that atoms are divisible. They have inner structure and are made up of three subatomic particles known as electron, proton, neutron. इसका मतलब यह है कि बच्चों लिखा गया है कि 19th century से पहले यह माना जाता था कि एटम ही दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल है, लेकिन उसके बाद साइंटिस्ट ने क्या किया, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को डिस्कवर किया और बताया कि जो हमारा एटम है वो एटम 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना है, और वो सब एटॉमिक पार्टिकल से बच्चों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो यहां से एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन अराइज होता है, दैट इज व्हाट आर द 3 सब एटॉमिक पार्टिकल, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। क्लियर बात है बच्चों? तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की डिस्कवरी से। तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, जिसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई और किसने की। तो भाई, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की अगर हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी 1897 में, और किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। अब बात आती है कि जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करने के लिए क्या किया। देखो भाई ध्यान से, लिखा है इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय द जे थॉमसन इन 1897 when Thomson passed electricity at very high voltage through a gas at very low pressure। तो इन्होंने क्या किया भाई, इन लोगों ने एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया। क्या लिया? एक, इसको बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब, और डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर इन लोगों ने हाइड्रोजन गैस को फिल कर लिया। किसको? हाइड्रोजन गैस को। और इस गैस को रखा एट वेरी लो प्रेशर, एट वेरी लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज। इसके अंदर हाई वोल्टेज एंड लो प्रेशर पे इस गैस को रखा। तो इन्होंने कुछ ऑब्जर्व किया बच्चों। क्या ऑब्जर्व किया? इन्होंने ऑब्जर्व किया कि कुछ पार्टिकल कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ मूव करना स्टार्ट करने लगे। कुछ पार्टिकल इसमें कैथोड से निकले और एनोड की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिया। क्लियर बात है? क्योंकि ये पार्टिकल्स कैथोड से निकल रहे थे और एनोड की तरफ जा रहे थे। एनोड होता है बच्चों पॉजिटिव और कैथोड होता है नेगेटिव। इसका मतलब ये क्लियर हो रहा था कि जो पार्टिकल्स हैं ये नेगेटिवली चार्ज हैं, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करता है और पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल इन्हें अपनी तरफ खींच रहा था। इसका मतलब ये सारे के सारे पार्टिकल्स नेगेटिव थे। तो देखो लिखा है आगे, लिखा है देन ही फाइंड अ स्ट्रीम ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स गिवन आउट फ्रॉम, कहां से गिवन आउट हो रहे थे ये? गिवन आउट फ्रॉम कैथोड एंड एंटर इनटू द एनोड। कैथोड से निकल रहे थे और एनोड में एंट्री कर रहे थे। दिस स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल इज नोन एज कैथोड रे। और इस पार्टिकल की जो स्ट्रीम है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कैथोड रे बोलते हैं। दीज पार्टिकल्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड एंड नेम्ड एज इलेक्ट्रॉन्स।
बात समझ में आ गई। तो यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है और वो है व्हाट डू यू मीन बाय कैथोड रे। आप कैथोड रे से क्या समझते हैं? तो आप लोगों को इसमें आंसर लिखना है दैट इज अ स्ट्रीम ऑफ वेरी स्मॉल नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल emit from cathode and enter into the anode is known as cathode ray। एक क्वेश्चन और भी यहां पे अराइज होता है कि यहां पे जो गैस है उसे किस सिचुएशन में रखा गया, हाई वोल्टेज एंड लो प्रेशर। एक और क्वेश्चन बनता है बच्चों कि ये बताओ कि यहां पे जो गैस इन्होंने फिल की थी वो कौन सी गैस थी? वो हाइड्रोजन गैस थी, ठीक है ना, क्योंकि एक लाइट गैस होती है, बहुत हल्की होती है ये। क्लियर, कोई इश्यू नहीं है। देखो यहां पे एक बात और भी लिखी है और लिखा है नोट में, देखो इन 1906 जे थॉमसन वॉन नोबेल प्राइज फॉर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1906 में इन्हें इसकी डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया। क्लियर बात होगी। तो ये हमने पढ़ा किसके बारे में बच्चों? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वन, ठीक है, जिसमें हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जो इलेक्ट्रॉन हमने डिस्कवर किया, अब उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। दो प्रॉपर्टी हैं, एक इसका मास याद रखना है आपको, एक इसका चार्ज याद रखना है। तो बच्चों अगर मैं मास की बात करूं तो लिखा है द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। और अगर मैं इसके चार्ज की बात करूं तो बच्चों चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये जो सी लिखा है इसका मतलब होता है कूलम, और ये चार्ज की यूनिट होती है। जैसे डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, ऐसे ही चार्ज को मेजर करते हैं कूलम में, और इसका सिंबल क्या होता है? सी। क्लियर होगी बात? तो बच्चों ये थी प्रॉपर्टी। अब चलते हैं अपने सेकंड सब एटॉमिक पार्टिकल की तरफ, दैट इज कॉल्ड प्रोटॉन। बात समझ में आ गई। मैंने अभी आपसे एक बात बोली थी कि प्रोटॉन इज डिस्कवर्ड बाय द रदरफोर्ड। एक्चुअली अगर क्वेश्चन आपसे कोई पूछता है कि हु डिस्कवर्ड द प्रोटॉन, तो आप बताना एक्सपेरिमेंट इज डन बाय द ईगोल्डस्टीन एंड नेम इज गिवन बाय द रदरफोर्ड। तो यहां पर दोनों का कंट्रीब्यूशन है, और दोनों को जो है दोनों का कंट्रीब्यूशन है किस किसका बच्चों? ईगोल्डस्टाइन एंड रदरफोर्ड। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि यहां पे हुआ क्या। एक्चुअल में मैं एक बात बताता हूं आपको, ईगोल्डस्टाइन ने क्या किया, इन्होंने जो थॉमसन वाला एक्सपेरिमेंट था ना वो रिपीट किया। जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था वो रिपीट किया। सेम डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर इन्होंने हाइड्रोजन गैस को एट वेरी लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज स्टोर किया। तो इन्होंने नोटिस किया कि नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ तो कुछ जा ही रहे थे, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे पार्टिकल भी थे, कुछ ऐसे पार्टिकल भी थे जो यहां से, ये पॉजिटिव टर्मिनल है भाई, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, और ये वाला आपका नेगेटिव टर्मिनल है। कुछ ऐसे पार्टिकल थे जो पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहे थे और नेगेटिव टर्मिनल की तरफ बढ़ रहे थे। जो पॉजिटिव टर्मिनल से निकलकर नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा है, ये सही करना पड़ेगा थोड़ा सा, ये पॉजिटिव रखेंगे, इसको नेगेटिव रखेंगे। क्लियर? तो जो पॉजिटिव टर्मिनल से निकलकर नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा है, इसका मतलब वो कौन है? वो पॉजिटिव है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं है, इसका मतलब ये कुछ नए पार्टिकल्स हैं। तो यहां से कुछ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल क्या हुए? डिस्कवर हुए। अब इन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को स्टडी किया किसने? रदरफोर्ड ने, और इनको नाम दिया प्रोटॉन। इनको नाम क्या दिया? प्रोटॉन। देखो पढ़ते हैं क्या लिखा है हमारे पास, ठीक है ना। देखो बच्चों, लिखा है इन 1886 E. Goldstein passed electricity at very high voltage through a gas at very low pressure। ये बात याद रखना, हाई वोल्टेज लो प्रेशर। Then he find a stream of very small particles given out from anode and enter into the cathode. This stream of positively charged particle is known as anode ray or also known as canal ray। तो यहां भी एक क्वेश्चन अराइज हो गया, व्हाट डू यू मीन बाय द कैनाल रे। ये उससे भी ज्यादा आता है कैनाल रे।
तो कैनाल रे क्या है भाई, ये एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स की स्ट्रीम है जो कहां से निकलती है, एनोड से, और एंटर कहां करती है, कैथोड में। क्लियर बात हुई। अब कहता है ये इन 1920 अर्नेस्ट रदरफोर्ड स्टडी अबाउट द पार्टिकल्स ऑफ द एनोड रे। इन्होंने स्टडी किया पार्टिकल्स को एंड कंक्लूड, क्या कंक्लूड किया, that these rays were made up of very small positively charged particles and named these particles as protons। इनको नाम क्या दे दिया इन्होंने, प्रोटॉन दे दिया। बात समझ में आ गई। एक्सपेरिमेंट इज डन बाय ईगोल्स्टीन एंड नेम इज गिवन बाय द रदरफोर्ड। बात समझ में आ गई भी। तो ये होगी प्रोटॉन की डिस्कवरी। अभी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वन, ठीक है ना, जिसमें हम लोग क्या देखेंगे बच्चों, हम लोग देखेंगे प्रोटॉन की प्रॉपर्टीज। जैसे इलेक्ट्रॉन की देखी थी वैसे प्रोटॉन की देखेंगे। तो भाई प्रोटॉन की अगर मैं बात करूं तो लिखा है द मास ऑफ द प्रोटॉन इज 1.67 into 10⁻⁻27 एंड एब्सोल्यूट चार्ज ऑन प्रोटॉन। देखो जो चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है ना उतना ही चार्ज प्रोटॉन पे होता है। फर्क बस इतना होता है कि उस पे वो चार्ज नेगेटिव होता है, इस पे वो चार्ज पॉजिटिव होता है। तो प्रोटॉन पे चार्ज होता है 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। यही चार्ज था इलेक्ट्रॉन पर भी, बस यहां प्लस के प्लेस पर माइनस लगा हुआ था। क्लियर होगी बात। तो ये हमने डिस्कस की भाई प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटॉन। तो नेक्स्ट सब एटॉमिक पार्टिकल पता है कौन है, नेक्स्ट सब एटॉमिक पार्टिकल है हमारे पास बच्चों न्यूट्रॉन। तो बात करेंगे अब हम लोग न्यूट्रॉन के बारे में, ठीक है ना। तो न्यूट्रॉन की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो न्यूट्रॉन के बारे में देखो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में क्या लिखा है। पहले तो ये देखते हैं कि डिस्कवरी किसने की। भाई इन 1932 ये डिस्कवरी की थी जेम्स चैडविक ने। किसने की थी बच्चों, जेम्स चैडविक ने। तो लिखा है इन 1932 जेम्स चैडविक कैरिड आउट द बम्बार्डमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल ऑन अ गोल्ड फॉइल। तो भाई यहां पर जेम्स चैडविक ने क्या किया, एक गोल्ड फॉइल पर बम्बार्डमेंट की, एक गोल्ड फॉइल पर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की। और जब यहां पर बम्बार्डमेंट की गई तो यहां पर कुछ नए पार्टिकल्स अराइज हुए, इसके अंदर से कुछ नए पार्टिकल निकले। अब इनको स्टडी किया गया, ये जो न्यू पार्टिकल्स निकले इनको स्टडी किया गया। कैसे, इन्हें मैग्नेट के दो पोल के बीच में से निकाला गया, नॉर्थ एंड साउथ। जब इस पार्टिकल को कहा यहां से सीधे निकलो तो ये बच्चों बिना डेविएशन के सीधे निकल गया। इसका मतलब इसके ऊपर मैग्नेट का कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी में प्लस और माइनस चार्ज बनाया। ये माइनस चार्ज था, ये प्लस चार्ज था। इस पार्टिकल को इनके बीच में से निकाला, ये फिर से सीधा निकल गया। इसका मतलब ना तो ये पॉजिटिव है ना ये नेगेटिव है, क्योंकि अगर ये नेगेटिव होता तो इधर से आते ही पॉजिटिव की तरफ घूम जाता, और अगर बच्चों ये पॉजिटिव होता तो ये इधर घूम जाता। क्योंकि ये स्ट्रेट निकल गया है, इसका मतलब ना ये नेगेटिव है ना ये, इसका मतलब इसके ऊपर ना तो ना तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी का फर्क पड़ता ना मैग्नेट का। इसका मतलब ये न्यूट्रल है, इसका मतलब ये न्यूट्रल है, और इसीलिए इसको नाम दे दिया गया न्यूट्रॉन। देखो यही लिखा हुआ है आगे, एक बार रीड कर लेते हैं बच्चों। लिखा है ही एग्जामिन्ड दीज न्यू पार्टिकल्स इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, find that they were not attracted or repelled in any electric or magnetic field। डिफ्लेक्ट नहीं होते, सीधे निकल जाते हैं। लिखा thus he conclude that these particles have no charge on, ठीक है ना, no charge on them and name these particles as neutron। इनको नाम दे दिया गया न्यूट्रॉन्स। बात समझ में आ गई भी, क्लियर है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन। किसके बारे में डिस्कस करेंगे बच्चों, हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में। तो जैसे हमने इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ी, जैसे प्रोटॉन के बारे में पढ़ी, ऐसे न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ते हैं। तो बच्चों न्यूट्रॉन की पहली प्रॉपर्टी क्या है, मास देखते हैं इसका। द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज 1.6 into 10⁻⁻27 kg एंड द चार्ज नो चार्ज। क्यों, इसके ऊपर कोई चार्ज होता नहीं, न्यूट्रल होते हैं, ना पॉजिटिव होते हैं ना ये
नेगेटिव होते हैं, ना मैग्नेट को कोई इफेक्ट पड़ता है इनके ऊपर, तो ये कैसे हैं बच्चों, न्यूट्रल है, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। क्लियर बात है। नेक्स्ट देखो भाई ध्यान से, बात करेंगे अब हम लोग थॉमसन मॉडल की। देखो मैंने आपसे क्या कहा था, जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया तो मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग जो एटम होता है उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो एटम के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में थ्योरी देने के लिए और वी कैन से एक मॉडल देने के लिए इसमें सबसे पहले छलांग लगाई किसने, थॉमसन ने। थॉमसन ने सबसे पहले बताया कि इस एटम के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है ये कैसे अरेंज है। वैसे मैं बता दूं तो थॉमसन का जो मॉडल था वो कब आया था, 1903 में, और डिस्कवरी हुई थी न्यूट्रॉन की 1932 में। इसका मतलब ये मॉडल न्यूट्रॉन की डिस्कवरी से पहले आया, इसलिए इस मॉडल के अंदर न्यूट्रॉन का कोई भी नाम नहीं है, न्यूट्रॉन का कोई जिक्र नहीं है इसके अंदर। समझ गए होंगे क्यों, वो डिस्कवरी बाद में हुई थी। तो इसका मतलब थॉमसन को केवल यह बताना था कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन कैसे हैं, मतलब वो एक जगह पे रखे हैं, पूरे में फैले हैं, वो सब बातें उन्हें बतानी थी कि इलेक्ट्रॉन इसके अंदर कर क्या रहे हैं और प्रोटॉन जो है इसके अंदर वो कर क्या रहे हैं। तो देखो भाई सबसे पहला मॉडल आया और ये मॉडल दिया थॉमसन ने, और इस मॉडल को कहा गया थॉमसन मॉडल ऑफ एटम या थॉमसन एटॉमिक मॉडल। कब दिया, इन 1903 दिया किसने, जे थॉमसन ने। तो देखो भाई जे थॉमसन ने अपने मॉडल के बारे में क्या बताया, भाई उसे बताना था कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इसके अंदर कर क्या रहे हैं। उसने कहा भाई एक काम बताओ, उसने कहा कि जो हमारा एटम होता है ना ये पॉजिटिव चार्ज का एक स्फीयर होता है, पॉजिटिव चार्ज का एक स्फीयर होता है, और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर बीच बीच में धसे हुए होते हैं, इंबेडेड रहते हैं इसके अंदर। बात समझ में आ गई। उसने बताया कि हमारा जो एटम है वो पॉजिटिव चार्ज का एक स्फीयर होता है और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इसके अंदर इंबेडेड रहते हैं। एक बात तो ये बताई, और दूसरी बात ये बताई कि बच्चों जितना इन टोटल इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज है उतना ही ये पॉजिटिव चार्ज है, और पूरा का पूरा एटम जो है वो न्यूट्रल है, पूरे एटम पे कोई चार्ज नहीं है। तो भाई ये दो बातें आपको इसके मॉडल में याद रखनी है, ठीक है ना। पहली लिखा है एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज विद नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इंबेडेड इन इट। समझ में आ गई बात। दूसरी बात, द पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज ऑफ एटम आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड ड्यू टू विच एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्योंकि पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इक्वल होता है, दैट्स व्हाई कंप्लीट एटम इज न्यूट्रल। बात समझ में आ गई। तो ये था भाई थॉमसन मॉडल, जिसमें आपको दो पॉइंट एक्सप्लेन करने हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड, और दूसरा पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इक्वल और पूरा का पूरा एटम न्यूट्रल। देखो बच्चों, अब थॉमसन ने ये मॉडल दे तो दिया, लेकिन क्या हुआ आगे चल के ये मॉडल फेल हो गया। अब ये फेल क्यों हुआ, एक्चुअली ना ये फेल इसलिए हुआ क्योंकि जो थॉमसन थे उन्होंने जितनी भी बातें बताई थी कि भाई ये पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां एम्बेडेड हैं, वो इस बात को प्रैक्टिकली प्रूफ नहीं कर पाए। बात समझ में आ गई। वो इनकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन प्रैक्टिकल की हेल्प से नहीं कर पाए, और बाद में ये पूरी की पूरी थ्योरी जो है वो फेल हो गई। और इस थ्योरी को सबसे बड़ा झटका जब लगा जब रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट किया, क्योंकि उस एक्सपेरिमेंट से ये क्लियर हो गया था कि पॉजिटिव चार्ज सारा सेंटर पे है। वो आगे हम डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। अब देखो ध्यान से भाई, ये मॉडल फेल क्यों हुआ। पहली चीज, थॉमसन मॉडल वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। वो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए। उन्होंने बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज प्रोटॉन का चार्ज बराबर होता है, लेकिन वो कभी इस बात को प्रैक्टिकली प्रूफ नहीं कर पाए।
कहता है इट वॉज एनेबल टू एक्सप्लेन हाउ पॉजिटिव चार्ज होल्ड द इलेक्ट्रॉन इनसाइड द एटम। वो ये बात भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि जो इलेक्ट्रॉन वहां इंबेडेड है उनको वो पॉजिटिव चार्ज ने होल्ड कैसे किया हुआ है। समझ में आई ना बात? वो एक जगह मतलब कोई रीजन नहीं था उनके पास अपनी बातों के लेके। और तीसरी बात जो बाद में मुसीबत खड़ी हुई वो ये थी, इट वॉज एनेबल टू एक्सप्लेन द स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट से ये बात प्रूव कर दिया था कि सारे का सारा पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे होता है, और अगर सारा का सारा चार्ज सेंटर पे होता है तो जो थॉमसन थे उनकी एटॉमिक थ्योरी तो खत्म हो गई। वो तो कह रहे थे पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर होता है। बात समझ में आ गई? तो भाई इसके फेल होने के 3 बड़े रीजन ये थे। ठीक है, समझ में आगे? एक्सप्लेन नहीं कर पाए थ्योरी को, ये नहीं बता पाए कि जो पॉजिटिव चार्ज है उसने इलेक्ट्रॉन्स को कैसे होल्ड किया हुआ है, और बाद में जो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था उसने तो सब कुछ ही खत्म कर दिया थ्योरी को, जब उसने ये प्रूफ कर दिया प्रैक्टिकली कि पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे रखा हुआ है। क्लियर? अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वन। ठीक है, ये था हमारा थॉमसन मॉडल, जो कि पहले हमने मॉडल पढ़ा, फिर हमने पढ़ा उसका फेलियर। अब यहां पे थॉमसन मॉडल को लेके ना एक क्वेश्चन बहुत बार अराइज होता है, और वो क्वेश्चन ये है, हाउ कैन यू कंपेयर द थॉमसन मॉडल टू अ वाटरमेलन। ये कह रहे हैं कि वाटरमेलन से आप थॉमसन मॉडल को कैसे कंपेयर कर सकते हो। देखो भाई, मैं ऐसे कंपेयर कर सकता हूं कि ये जो वाटरमेलन का रेड वाला पार्ट है, ये जो वाटरमेलन का रेड वाला पार्ट देख रहे हो आप लोग, ये तो पॉजिटिव चार्ज है, समझिए, ये तो पॉजिटिव चार्ज है, और ये जो इसके अंदर सीड्स इंबेडेड है ये नेगेटिव चार्ज है। तो इसका मतलब हम वाटरमेलन से कंपेयर कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? देखो ध्यान से, लिखा है यहां पर, कहता है वी कैन ऑल्सो कंपेयर द थॉमसन मॉडल ऑफ एटम टू अ वाटरमेलन। ठीक है ना? अब कंपेयर करेंगे, लिखा है द रेड एडिबल पार्ट ऑफ वाटरमेलन रिप्रेजेंट द पॉजिटिव चार्ज ऑफ प्रोटॉन्स and black seeds embedded in the watermelon represent the negative charge of electrons. This model is also known as the watermelon model, plum pudding and raisin pudding model of atom. ठीक है ना? ये प्लम पुडिंग क्या होता है? देखो, प्लम्स ये रेड चेरी जैसी होते हैं, वो इसके अंदर इंबेडेड रहती है, दिख भी रहा होगा आप लोगों को, कुछ इंबेडेड पार्ट्स हैं इसके अंदर। ठीक है ना? अब ऐसे यहाँ पे ऐसे रेजिन पुडिंग होता है, रेजिन बोलते हैं किशमिश को, तो रेजिन जो है इसके अंदर इंबेडेड है, वो साफ साफ दिख रहा है। ये वाला पार्ट पॉजिटिव पार्ट हो जाएगा, और ये जो इंबेडेड है इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर देंगे। ऐसे ये वाला पार्ट भी जो है रिप्रेजेंट कर देगा पॉजिटिव चार्ज को, और ये जो इंबेडेड है ब्लैक ब्लैक और रेड रेड ये सब ये इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर देंगे। क्लियर बात होगी? तो इसको प्लम पुडिंग, रेजिन पुडिंग एंड वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं। बात समझ में आ गई? मुंह में पानी आ रहा है देख के। चलो आगे देखते हैं, खिलाएंगे तुम्हें, खिलाएंगे। चलो बात करते हैं रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, और मैं बता दूं इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। देखो ध्यान से, अब रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था अल्फा पार्टिकल, और वो किया था गोल्ड फॉइल पर। किस पर किया था? रदरफोर्ड ने एक गोल्ड फॉइल लिया। अब मैं यहां पे एक एटम की कंडीशन दिखाता हूं आपको। ये हमने गोल्ड फॉइल का एक एटम बना लिया ऐसे। अब देखो क्या हुआ, इन्होंने इसके ऊपर किया अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट। ठीक है, ये अल्फा पार्टिकल है, ये अल्फा पार्टिकल इस एटम के पास से निकला और सीधा चला गया। ये इसके बाद एक और अल्फा पार्टिकल आया, ये भी सीधा निकल गया, ये ऑब्जर्वेशन है। फिर एक और अल्फा पार्टिकल यहां से निकला, वो भी सीधा निकल गया। एक और अल्फा पार्टिकल आया,
और वो भी सीधा निकल गया। तो भाई पहला ऑब्जर्वेशन क्या हुआ रदरफोर्ड को? पहला ऑब्जर्वेशन हुआ मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास्ड स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डेविएशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ज्यादातर पार्ट जो एटम का है ना वो खाली है। ज्यादातर पार्ट एटम का क्या है? खाली है। तो इस बात का कंक्लूजन क्या निकला? इट मीन्स दैट मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एन एटम इज एम्प्टी। मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एन एटम इज एम्प्टी। अब भाई इन्होंने देखा कि जैसे ही और पार्टिकल्स हमने पास किए तो वो कुछ पार्ट एंगल्स पे बैंड हो गए। फिर एक और अल्फा पार्टिकल आया इधर से, वो भी कुछ एंगल पे यहां पे क्या हो गया? बैंड हो गया। तो यहां पर इन्होंने देखा कि भाई वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ। कुछ पार्टिकल्स क्या कर रहे थे? अपने पाथ से डिफ्लेक्ट कर रहे थे। इसका मतलब यह है कि इसका जो पॉजिटिव चार्ज है, इट मींस दैट द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम ऑक्यूपाई वेरी लिटिल स्पेस। इसका मतलब यह है कि बच्चों इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहीं ना कहीं एक छोटे से स्पेस में कॉन्सेंट्रेट किया हुआ है। उसके बाद जैसे ही इन्होंने सेंटर पे हिट किया, ये अपने पाथ पर वापिस लौट गया। और इसका वापिस लौटना यह बता रहा है कि बिल्कुल सेंटर में पॉजिटिव चार्ज रखा है। क्यों? क्योंकि अल्फा भी अपने आप में पॉजिटिव चार्ज होता है। अल्फा क्या होता है भाई? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जब अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव था, सेंटर पे भी पॉजिटिव था, इसने इसे रिपेल किया, वापस भेज दिया, क्योंकि सेंटर से वापस आया। इसका मतलब सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज जिसे हम कह रहे थे छोटे से प्लेस पे रखा हुआ है, वो कहां रखा हुआ है? सेंटर पे रखा हुआ है। लिखा है इट मींस दैट ऑल द पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर एंड नोन एज न्यूक्लियस। बात समझ में आ गई? भाई सेंटर वाले पार्टिकल क्या कर रहे हैं? वापिस कर रहे हैं, बैक कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज सेंटर पर कॉन्सेंट्रेटेड है। सेंटर पर कॉन्सेंट्रेटेड है। बात समझ में आ गई? किसी को डाउट तो नहीं है? क्लियर? चलो आगे चलते हैं। देखो भाई, जो हमने पढ़ा ना अभी, वो रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट था। और अब ये जो हम पढ़ेंगे, ये रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है। जैसे थॉमसन ने मॉडल दिया था, ऐसे ही रदरफोर्ड ने भी अपना एक मॉडल दिया था, और उस मॉडल के बारे में पढ़ते हैं। रदरफोर्ड ने बताया मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एन एटम इज एम्प्टी। जो अभी एक्सपेरिमेंट किया उसी के बेस पे तो मॉडल देगा भी। चलो, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एन एटम इज, ये बात पता चली थी। ऑल द पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड एट सेंटर ऑफ द एटम एंड नोन एज, समझ में आ गई बात? नेक्स्ट कहता है न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। दीज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ एट वेरी हाई स्पीड। अब ये जो रेड पार्ट देख रहे हो ना आप लोग, ये न्यूक्लियस है इसका, और ये जो ग्रीन इसके चारों तरफ राउंड लगा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है। तो ये भी तो बताना था ना भाई। प्रोटॉन तो बता दिया, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे है, लेकिन नेगेटिव कहां है? उन्होंने कहा नेगेटिव इसके चारों तरफ बहुत तेज स्पीड में ऐसे रोटेट कर रहा है। समझ में आ गई बात? लास्ट लिखा है एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मतलब इसके ऊपर टोटल कोई चार्ज नहीं होता है। तो ये मॉडल दिया गया, लेकिन ये मॉडल भी आगे चलकर फेल हुआ, और इसका फेल होने का जो मेन रीजन रहा वो भी अभी एक्सप्लेन करेंगे। तो भाई लिखा है फेलियर ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड का मॉडल फेल क्यों हुआ? देखो, मुझे इतना पता है, इसकी पहली दो बातें तो फेल नहीं हो सकती। मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एन एटम इज एम्प्टी, क्योंकि उसने एक्सप्लेन किया था विद एक्सपेरिमेंट। दूसरी बात भी फेल नहीं हो सकती कि जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो सेंटर पर कॉन्सेंट्रेट है। तीसरी बात फेल होगी। चौथी फेल नहीं हो सकती, जो फोर्थ वन बात कही थी, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है एटम, वो सब जानते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है एटम। इसका थर्ड वाला पॉइंट फंस गया, जिसमें इन्होंने कहा था इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस एट वेरी हाई स्पीड। एक्चुअल में क्या है, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मैक्सवेल। मैक्सवेल ने बताया कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे घूमता है
तो वो एनर्जी रेडिएट करता है। मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पे रोटेट करेगा, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पर रोटेट करेगा तो उस कंडीशन में ये अपनी एनर्जी क्या करेगा, लॉस करेगा। अब इसकी एनर्जी कम होती चली जाएगी। और सेंटर पे बच्चों पता है कौन बैठा है, सेंटर पे बैठा है पॉजिटिव चार्ज। कौन बैठा है, पॉजिटिव चार्ज। और ये पता कैसा है, ये नेगेटिव है। ये पॉजिटिव चार्ज लगातार इसे अपनी तरफ खींच रहा है और जैसे जैसे इसकी एनर्जी कम होगी ये इसकी तरफ खींचता चला जाएगा और एक दिन ये जाके इस न्यूक्लियस में गिरेगा। और अगर ये न्यूक्लियस में गिर गया इसका मतलब एटम स्टेबल नहीं है, जबकि एटम अपने आप में स्टेबल है। तो यहां कहीं ना कहीं रदरफोर्ड फेल हुए इस रीजन से। तो देखो लिखना क्या है इसमें, लिखा रदरफोर्ड सेड दैट इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑर्बिट्स एट वेरी हाई स्पीड। क्लियर होगी बात। लिखा है एज वी नो व्हेन इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस दे रेडिएट एनर्जी ड्यू टू विच रेडियस ऑफ देयर पाथ, रेडियस ऑफ देयर, यहां पे बच्चों आना चाहिए पाथ, रेडियस ऑफ देयर पाथ decreases gradually and finally they fall into the nucleus। finally ये गिरेगा न्यूक्लियस के अंदर। it means that atoms are unstable but atoms are highly stable। एटम तो स्टेबल होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं वो। तो इसका मतलब यहां पर कहीं ना कहीं रदरफोर्ड कुछ चूक रहे थे अपनी बात से। रदरफोर्ड ने जो बात लिखी थी वो परफेक्ट नहीं थी, कुछ ना कुछ कमी थी वहां पर जिसकी वजह से ये फेल हुआ। क्लियर बात है। सेकंड मॉडल था ये जो फेल हुआ। ठीक है। इसके बाद इस फील्ड में एक और साइंटिस्ट थे, उन्होंने छलांग लगाई जिनका नाम था नील बोर। क्या नाम था उनका, नील बोर। और इन्होंने अपना एटॉमिक मॉडल दिया। देखो इनका मॉडल ना लगभग रदरफोर्ड के मॉडल के जैसा ही था, बस इन्होंने रदरफोर्ड के मॉडल में एक दो बातें ऐड की और ये मॉडल इनके नाम पे आ गया और ये पास हो गया। ये मॉडल दिया गया था 1913 में। ठीक है। तो देखो क्या था ये मॉडल, मैं आपको बताता हूं। रदरफोर्ड का मॉडल जहां फेल हुआ था उसी चीज को इन्होंने पकड़ा बस। ये किस पे चले गए भाई, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं, दो तीन बातें तो क्लियर कट थी। क्या कि भाई जितना भी पॉजिटिव चार्ज होता है वो जो एटम होता है उसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट रहता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, बट ये बताना था कि रिवॉल्व करते हुए उनकी एनर्जी लॉस क्यों नहीं होती। तो भाई यहां पर अगर हम लोग बात करें तो यहां पर जो हमारे नील बोर थे इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक मॉडल दिया और उस मॉडल में इन्होंने बताया कि भाई जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सभी ऑर्बिट्स में रिवॉल्व नहीं करते हैं, वो कुछ स्पेशल ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं और इन ऑर्बिट्स की एनर्जी जो होती है वो कांस्टेंट रहती है। वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। मतलब जब कोई इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट्स में रोटेट करता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट्स में रोटेट करता है तो उनकी एनर्जी कांस्टेंट रहती है, उनकी एनर्जी कांस्टेंट रहती है। और इन ऑर्बिट्स को उन्होंने कहा ये कुछ स्पेशल ऑर्बिट है और इनको नाम दिया गया डिस्क्रीट ऑर्बिट। क्या नाम दिया गया, डिस्क्रीट ऑर्बिट। ठीक है। देखो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं उसके बाद आगे लिखेंगे। इसमें लिखा है, इसमें ये कहता है टू ओवरकम द डीमेरिट ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। ठीक है। नील्स बोर गेव हिज एटॉमिक मॉडल अकॉर्डिंग टू विच, मतलब नील बोर ने अब अपना मॉडल दिया। पहली बात देखो क्या लिखी इन्होंने, इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ओनली इन सम स्पेसिफिक ऑर्बिट, सभी ऑर्बिट्स में नहीं, कुछ स्पेसिफिक ऑर्बिट में ये रोटेट करता है, नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स। इनको क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट ऑर्बिट बोलते हैं। कहते दीज ऑर्बिट हैव वेल डिफाइंड
ऑर्बिट्स, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, थोड़ा सा ही करते हैं। दीज ऑर्बिट्स आर वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स। वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स से मतलब है इनकी एनर्जी रहती है कांस्टेंट। इन ऑर्बिट्स में एनर्जी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है, एनर्जी कम ज्यादा नहीं होती। अब देखो इन्होंने क्या बताया, यहां पे सारी इंपॉर्टेंट बात आती है। अब इस पॉइंट को मैं थोड़ा पहले समझा देता हूं, फिर उसके बाद इनको रीड करेंगे। देखो इन्होंने कहा कि भाई ये देखो, अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहां पर है और ये यहां से इस वाले ऑर्बिट में जाना चाहता है, तो ये क्या करेगा? ये एनर्जी गेन करेगा। क्या करेगा? ये एनर्जी गेन करेगा। मतलब अगर आप किसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दोगे तो वो जंप करके अपने से अगले वाले ऑर्बिट में जाके रिवॉल्व करना स्टार्ट कर देगा। और अगर कोई इस ऑर्बिट में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन्स नीचे वाले ऑर्बिट में मूव करता है, नीचे वाले ऑर्बिट में मूव करता है, तो उस कंडीशन में ये पता क्या करेगा? ये एनर्जी रेडिएट करेगा। एनर्जी क्या करेगा? रेडिएट करेगा। लेकिन जब तक ये इस ऑर्बिट में घूमता रहेगा, ना तो ये रेडिएट करेगा ना ही ये गेन करेगा। बात समझ में आ गई? क्लियर बात होगी? चलो तो लिख के देखो बच्चों, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन दीज ऑर्बिट्स दे डू नॉट रेडिएट एनर्जी। व्हेन एनर्जी इज सप्लाइड टू एन इलेक्ट्रॉन, किसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे दोगे तो क्या करेगा? इट जम्प्ड फ्रॉम द लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल, ऊपर वाले लेवल पे जाके रोटेट करने लगेगा। व्हेन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल इट रेडिएट एनर्जी। अगर वो ऊपर से नीचे गिरेगा तो उस कंडीशन में वो एनर्जी को रेडिएट करेगा। क्लियर बात हो गई भाई? किसी को डाउट तो नहीं है? तो देखो ये हमारे पास एक पॉइंट हो गया जिसमें हमने पूरा का पूरा लगभग मॉडल समझा दिया। अब इन्होंने कुछ इन इलेक्ट्रॉन्स, ये जो देख रहे हो ना ऑर्बिट्स, इनको ना नेम दिए। नेम कैसे दिए बच्चों? नेम ऐसे दिए कि जैसे ये पहला ऑर्बिट है, इन्होंने इस ऑर्बिट को कहा के शेल। क्या कहा? के शेल। और जो उससे नेक्स्ट है उसको कहा एल शेल। जो इससे नेक्स्ट है उसको एम, और जो उससे नेक्स्ट है उसको एन शेल, और एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहा, के एल एम एन ओ पी। बात समझ में आ गई? इन शेल के नाम भी रख दिए इन्होंने। पहले वाले को कहा गया के, दूसरे को एल, फिर एम, फिर एन। ठीक है? इसके बाद इन ऑर्बिट्स में कितने कितने इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं ये भी बताया। वो हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ठीक है ना? वो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। देखो भाई, इसी मॉडल में हम लोग बात करेंगे पॉइंट नंबर 2 के बारे में। लिखा है द एनर्जी लेवल ऑफ ऑर्बिट्स और शेल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं भाई? एन, के एल एम एन। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट आर 2n स्क्वायर, और n वहां पर नंबर ऑफ शेल है। जैसे k शेल के लिए n की वैल्यू 1 होती है, l शेल के लिए 2 होती है, m के लिए 3 एंड सो ऑन। मतलब किसी ऑर्बिट में अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो वो ऐसे निकलेंगे। अभी आगे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन पूरा सिस्टम समझाएंगे आपको नेक्स्ट स्लाइड में। बात समझ में आ गई? तो ये था हमारा नील बोर मॉडल। ठीक है? अब हम डिस्कस करते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं ऑर्बिट्स के अंदर। लिखा है इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन शेल्स और ऑर्बिट्स, और ये भी किसने दिया था? नील बोर। वहीं से निकाला ये अभी फॉर्मूला था जो 2n स्क्वायर। ठीक है ना? तो देखो क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू नील बोर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन डिस्क्रीट ऑर्बिट एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन in an orbit or shell are 2n square when n is the number of shell। अब देखो जरा ध्यान से, इधर ध्यान देना जरा। ये कह रहा है कि k शेल के लिए n की वैल्यू कितनी होती है? कितनी होती है? 1।
तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस के शेल में कितने होंगे पता है? 2n स्क्वायर होता है फॉर्मूला 2n स्क्वायर होता है, n के प्लेस पर क्या आ गया 1 और कैलकुलेट हो गया कितना आया 2। इसका मतलब के शेल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। अब बात करेंगे फॉर एल शेल, लिखा है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एल शेल विल बी 2n स्क्वायर। देख रहे हो फॉर्मूला 2n स्क्वायर था, n के प्लेस पर कितना आया 2 और कैलकुलेट करके कितना आया 8। एम शेल के लिए n की वैल्यू कितनी होती है 3, तो भाई n शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे 2n स्क्वायर, n के प्लेस पर कितना आया 3, तो कैलकुलेट करके कितना है 18। ऐसे ही अगर हम लोग बात करें n शेल के लिए तो वैल्यू होती है n की वैल्यू, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे 2n स्क्वायर और n के प्लेस पर इस बार हम रखेंगे 4 और कैलकुलेट करके आएगा 32। इसका मतलब मुझे एक बात समझ में आ गई क्या, कि जो के शेल है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एल शेल में 8 आते हैं, मैक्सिमम है ये, इससे कम आ सकते हैं। एम में 18 और एन में 32, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है के एल एम एंड एन शेल में। तो ये था हमारा इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन शेल और ऑर्बिट्स। यहां से एक न्यूमेरिकल आता है इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, कई बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहां से आपको देखने को मिल सकता है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन के शेल, इन एल शेल, एम शेल, एन शेल, ठीक है ना, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट वन टॉपिक पर, ठीक है। चलो देखो भाई, अब हम बात करेंगे ऑक्टेट रूल की, और ये ऑक्टेट रूल अपने आप में एक इंपॉर्टेंट है। ये कहता है ऑक्टेट रूल, देखो क्या कहता है, ऑक्टेट रूल कहता है कि भले ही किसी ऑर्बिट में, अभी ऑर्बिट्स में आपने देखा ना भाई, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है, एल में कितने आ सकते हैं 8, एम में कितने आ सकते हैं 18 और एन में कितने आ सकते हैं 32। ऑक्टेट रूल देखो क्या कह रहे हैं कि द आउटर मोस्ट शेल कैन नॉट एनओटी आएगा, ऑक्यूपाई मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स इवन इट हैव द कैपेसिटी टू होल्ड मोर इलेक्ट्रॉन। ये कह रहा है कि अगर कोई शेल सबसे बाहर वाला शेल है ना, तो उसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, भले ही उसकी कैपेसिटी ज्यादा रखने की हो, भले ही उसकी कैपेसिटी ज्यादा रखने की हो। इस चीज को आप समझो एक एग्जांपल से, और एग्जांपल एक्सप्लेन करेंगे यहां पे हम कैल्शियम का। देखो भाई, कैल्शियम का अगर मैं बात करूं, एटॉमिक नंबर होता है 20, इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं कितने 20। अब देखो ये आपका के शेल रहता है, एल एम एन, सबसे पहले के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन गए 2 से ज्यादा जाते नहीं इसमें, इसमें कितने आ सकते हैं 8, इन 20 में से 10 इलेक्ट्रॉन यूज हो चुके, कितने बचे अभी 10। अब देखो आप इसमें 18 आ सकते हैं, लेकिन अगर मैं इसमें 18 रखता हूं, सॉरी 18 तो नहीं बचे हमारे पास, तो 10 बचे, अगर मैं इसमें 10 रखता हूं तो ऑक्टेट रूल ब्रेक होता है। ऑक्टेट रूल कहता है सबसे बाहर वाले शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब इसमें अभी 8 ही जाएंगे, अब ये 2 अगले में जाएंगे, जब ये पूरा फिल हो जाएगा मतलब इसमें 8 हो जाएंगे, अब 8 से ज्यादा उसमें नहीं जाएंगे, तब वापस इसमें फिल होते हैं। वो एक अलग रूल होता है जिसके थ्रू फिल होते हैं, वो आपके सिलेबस में भी नहीं है। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई बात। तो ये बात मुझे समझ में आ गई भाई, 2 8 8 2 ऐसे जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, 2 8 10 नहीं जाएंगे, क्योंकि किसी भी सबसे बाहर वाले शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कभी नहीं हो सकते, ये हमारा ऑक्टेट रूल कहता है। क्लियर हो गई बात। अब हम बात करेंगे आगे नेक्स्ट वन टॉपिक के बारे में। देखो भाई, नेक्स्ट वन टॉपिक के बारे में एक चीज छूट गई शायद हमारी, ये देखो के शेल के बारे में एक बात लिखी थी, और ये इंपॉर्टेंट भी है भाई। के शेल के बारे में एक बात लिखी है, कहता के शेल कैन नॉट हैव मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स। अभी हम 8 की बात कर रहे थे ना, के शेल में तो 2 से ज्यादा ही नहीं आते, तो ऑक्टेट रूल वाला काम मतलब ही नहीं है इसमें। तो बता रहे भाई के शेल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आने चाहिए, ठीक है ना। चलो चलते हैं नेक्स्ट वन टॉपिक पर। नेक्स्ट वन टॉपिक है हमारे पास एटॉमिक नंबर।
देखो बच्चों, यहां पर ये दो टॉपिक हैं, एक एटॉमिक नंबर और एक एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एटॉमिक नंबर के बारे में। देखो भाई, आपको पता है किसी एटम के अंदर तीन चीजें होती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। किसी भी एटम के अंदर तीन चीजें होती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है। अब उस एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उसे हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर। और इसे एक सिंबल Z से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे एक सिंबल Z से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट वन अगर हम लोग बात करें एटॉमिक मास, एटॉमिक मास भी मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, एटॉमिक मास भी यहीं पर एक्सप्लेन कर देते हैं। देखो, ये जो आप देख रहे हो ना, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इन दोनों का सम, इसको हम एटॉमिक क्या कहते हैं? मास कहते हैं। फॉर्मूला इसका नेक्स्ट स्लाइड पे आपको दिखाते हैं, अभी समझ में आ गया होगा। एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो लिखा है, देखो यहां पर सारी बात क्लियर हो जाएगी। लिखा है द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज नोन एज एटॉमिक नंबर एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल कैपिटल Z। क्लियर? अब देखो यहां पे क्या लिखा है, ये कह रहा है एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। 1 से लेकर 20 तक ये आपको लर्न भी होनी चाहिए। क्लियर होगी बात? चलो आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो ये हमने एटॉमिक नंबर के बारे में पढ़ लिया। एटॉमिक नंबर तो होते हैं इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, और भाई पढ़ हमने इसके लिए भी बारे में लिया एटॉमिक मास, और वी कैन से मास नंबर। क्या होता है ये? द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अभी बताया था भाई, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को बोलते हैं एटॉमिक मास। प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज एटॉमिक मास। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल कैपिटल A। उसको Z से करते हैं, इसको A से करते हैं। एटॉमिक मास किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के ऊपर ऐसे N0 लिखते हैं क्योंकि कोई चार्ज इसके ऊपर नहीं होता है। देखो एक चीज और लिखी है, इन अ न्यूट्रल एटम, मतलब एटम के ऊपर अगर कोई चार्ज नहीं है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज इक्वल होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन के। मतलब अगर किसी के ऊपर ऐसे लिखा है Na है ये, इसमें इलेक्ट्रॉन इक्वल होंगे किसके? प्रोटॉन के। लेकिन अगर Na पॉजिटिव लिखा है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के इक्वल नहीं होंगे। न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होते हैं, और जो न्यूट्रल नहीं होता है उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर नहीं होते हैं, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर चुका होता है, तभी ये पॉजिटिव होता है। समझ में आ गई बात? तो न्यूमेरिकल में अब लोग डिस्कस करा देंगे आपको। ठीक है भाई, तो एटॉमिक मास डिस्कस कर लिया, एटॉमिक नंबर डिस्कस कर लिया हमने। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, और ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, दैट इज आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। ठीक है, इसमें देखो मैं कुछ चीजें हाईलाइट करूंगा, उनको थोड़ा सा ध्यान से देखना है, उनको थोड़ा सा क्या करना है आपको? ध्यान से देखना है। ठीक है, वो पॉइंट्स देखो भाई ध्यान से। ये कह रहा है आइसोटोप्स क्या होते हैं भाई? आइसोटोप्स कहते हैं दीज आर दी एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स, सेम एलिमेंट्स, मतलब आइसोटोप्स ऑलवेज सेम एलिमेंट के एटम होते हैं, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। इनका एटॉमिक नंबर क्या होता है भाई? सेम होता है, बट डिफरेंट एटॉमिक मास। इनका एटॉमिक मास क्या होता है? डिफरेंट होता है। मतलब ये क्या है भाई? ये किसी एक ही एलिमेंट के दो एटम हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक मास डिफरेंट है। एग्जाम्पल देखो आप, अगर एग्जाम्पल की मैं बात करूं बच्चों, तो मेरे पास एक एग्जाम्पल है, ये देखो,
ये तीनों के तीनों सेम एलिमेंट के एटम है, और वो एलिमेंट कौन है? हाइड्रोजन। तीनों के एटॉमिक नंबर सेम है। एटॉमिक नंबर हमेशा नीचे लिखे जाते हैं, एटॉमिक मास हमेशा ऊपर लिखे जाते हैं। एटॉमिक नंबर तीनों के सेम है, एटॉमिक मास तीनों के अलग अलग है। बट ये 3 आइसोटोप्स है किसके? हाइड्रोजन के। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट वन। इधर ध्यान दो, 92 92 92, यूरेनियम यूरेनियम यूरेनियम, मतलब तीनों एटम किसके हैं? यूरेनियम के हैं, सेम एलिमेंट के हैं। एटॉमिक नंबर सबके सेम है, एटॉमिक मास देखो सबके डिफरेंट है। तो ये आइसोटोप्स हैं किसके? यूरेनियम के। सेम 6C12 6C13 6C14, 3 कार्बन के एटम है, तीनों के एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक मास सबके डिफरेंट है। ये 3 आइसोटोप है किसके बच्चों? कार्बन के। समझ में आ गई बात? अब यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा अराइज होता है, यहां नहीं लिखा हुआ है, आप लोग ध्यान रखना। वो पूछते हैं राइट एनी 2 यूजेस ऑफ आइसोटोप्स। तो पहला यूज है कि यूरेनियम का एक आइसोटोप यूज होता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। कहां यूज होता है? न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, थर्मल पावर, वो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के अंदर। और आयोडीन का एक आइसोटोप यूज होता है टू क्योर द डिजीज गोइटर। गोइटर नाम की एक बीमारी होती है, गले में बहुत ज्यादा स्वेलिंग आ जाती है, तो उससे बचाने के लिए नमक में भी आपने देखा होगा आयोडीन मिलाते हैं। ठीक है ना, तो आयोडीन का एक आइसोटोप यूज किया जाता है। क्लियर हो गई बात? तो भाई ये आइसोटोप के यूज हैं। आइसोबार की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो आइसोबार जस्ट अपोजिट होते हैं। आइसोबार जस्ट अपोजिट होते हैं। दीज आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। यहां क्या लिखा था? सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक मास। यहां एटॉमिक मास सेम है और वहां एटॉमिक मास डिफरेंट है, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स। अब यहां एग्जांपल देखो आप, 18 ऑर्गन, 40 एंड 20 कैल्शियम 40। देखना जरा डिफरेंट एलिमेंट है कि नहीं? एक कैल्शियम एक ऑर्गन है, दोनों के एटॉमिक नंबर देखो डिफर कर रहे हैं, लेकिन दोनों के एटॉमिक मास सेम है। दोनों के एटॉमिक मास क्या है? सेम है। बात समझ में आ गई भाई? तो ये हमारे चैप्टर की जो थ्योरी है वो कंप्लीट हो गई यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे जैसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें, वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।